नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। 2024 चुनाव के लिए कहा गुड लक, भारत को बताया सच्चा दोस्त। अब होगा 26/11 का इंसाफ, पाकिस्तान को भारत की 2 टूक हमारे हवाले करो, आतंकी हाफिज सईद मांग पर फंसा पाकिस्तान। बिहार की राजनीति में तूफान की आहट, दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कल हो सकता है बड़ा फैसला। पीएम मोदी की कतर के अमीर से एक मुलाकात, मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को मिल गई बड़ी राहत, अब नहीं मिलेगी फांसी। संसद की सुरक्षा के सेंध के मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की अर्जी, संसद की गैलरी में कूद गए थे 2 आरोपी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी और पुतिन की। विदेश मंत्री जयशंकर इस समय रूस की 5 दिनों की यात्रा पर। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, तो पुतिन ने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की और पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दे दिया। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हम हमारे अजीज दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द ही रूस आए, प्लीज उन्हें बताएं कि हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान पुतिन ने कहा कि मैं जानता हूं कि अगला साल चुनाव के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। अगले साल भारत में आम चुनाव है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हमारे दोस्त की जीत हो। एक तरफ न्योता और एक तरफ गुड लक। देखिए, गुड लक ही नहीं, ये तो एक तरीके से पुतिन साहब ने कह दिया कि फिर से जीत के आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये पुतिन साहब के पास भी जानकारियां होंगी, एक बड़ा नेटवर्क उनका काम करता है, फीडबैक्स मिलते हैं, तमाम एजेंसियां हैं, और जो वर्ल्ड पावर्स होते हैं वो अपने मित्र देशों जिनके साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं वो उनकी नब्ज को जानते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अग्रिम बधाई पुतिन साहब ने दे दिया। वैसे भी पहले भी व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, बार बार वो इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दबाव उनके ऊपर काम नहीं करता है जब उनके सामने राष्ट्रहित होता है, और राष्ट्रहित के साथ प्रधानमंत्री मोदी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब आप इस कमेंट को समझिए। रूस के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, सोवियत के समय से ही भारत और रूस में बहुत गहरी मित्रता है। जब कोई राष्ट्रपति ये बात कह रहा हो इस तरह के मुल्क का, वो इशारों में ये भी कह रहा है कि पहले भी प्रधानमंत्री हुए जो कई बार नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन ये शख्स प्रधानमंत्री मोदी ये कुछ अलग मिट्टी के बने हुए हैं। तो एक अच्छी खबर, ऐसे मुकाम पे जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, जब इजराइल और गाजा में बवाल मचा हुआ है, पूरी दुनिया अलग अलग खेमे में बंटती चली जा रही है और हिंदुस्तान को हर तरफ से बधाई मिल रही होती है। जी, इस खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। लश्कर से लेकर जैश आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान से अब भारत ने बड़ी मांग कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि वह लश्कर तैयबा के संस्थापक और भारत में कई आतंकी हमले कराने वाले हाफिज सईद को नई दिल्ली सौंप दे। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। मीडिया का दावा है कि भारत ने कहा है कि हाफिज सईद पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। वहीं भारत की इस मांग के बाद अब पाकिस्तान की सरकार बुरी फंस गई है। क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और वहां हाफिज सईद से समर्थित एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव भी लड़ रही है। हिंदुस्तान का ये मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान के फर्जी डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करने का, कि आप आतंकियों को वहां लेजिटिमेसी दे रहे हो, पहली चीज। दूसरा,
पूरी दुनिया को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो लोग मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार हैं, इंडिया के अंदर कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जगह दी जा रही है। ये एफएटीएफ में भी कई सारे सवाल खड़े किए जाएंगे बाद में। और तीसरा, जिस तरीके से आतंकी हमले अभी कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हम लोगों का सफाई अभियान चल रहा है, तो कई लोग ये भी कह सकते हैं कि कहीं अगला निशाना, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2 महीने में 20 के आसपास इस तरह के आतंकी जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, वो अचानक उनकी मौत होती चली जा रही है। किसी को गोली लग जा रही है, कोई हॉस्पिटल में मर जा रहा है, कुछ न कुछ हादसा में वो गायब होते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगला नंबर हाफिज सईद का है? अगर आप नहीं दोगे तो क्या उसका खात्मा होने वाला है? ये कई सारे ऐसे सवाल जो है अब खड़े हो गए हैं। जी, और अब बात बिहार की राजनीति में बवाल की। ललन सिंह के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अटकलों के बीच बिहार की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। वहीं इस बैठक से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज देखने को मिली। बता दें कि बैठक में सीएम नीतीश और ललन सिंह दोनों ही पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। क्या होने वाला है बड़ा फैसला? देखिए, कल इस्तीफा होगा और इस्तीफा किस तरह से दिया जाएगा, कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसके भाई पूरी प्लानिंग कर ली गई है। एक रेजोल्यूशन पास करेंगे ललन सिंह, जिसमें वो कहेंगे कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब नीतीश कुमार अपने हिसाब से नया अध्यक्ष तय कर ले या जो उनको फैसला करना है। तो ये जो मीटिंग हुई 2 घंटे की ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच, उसमें ये बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, इंडी गठबंधन के अंदर भी बातचीत करनी है। तो एक फेस, इसको कह सकते हैं कि निकलने का रास्ता दिया गया। फैसला हो चुका है, ललन सिंह अध्यक्ष नहीं रहेंगे और जेडीयू में नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये ललन सिंह को तय करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरह से ललन सिंह को बाहर निकाल ही दिया है। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में वो तो नेशनल प्रेसिडेंट है, कार्यकारी की बैठक हो रही है, बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं, तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं, ललन सिंह सब जगह से गायब है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ललन सिंह ज्यादा दिन तक जेडीयू का हिस्सा नहीं रहने वाले। जी, इस खबर में बात कतर की कर लेते हैं। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों के मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम से मुलाकात की थी। बता दें कि पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई थी। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद है। कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगा वो आरोप लगा जासूसी का। ये एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं जो कतर में जॉब कर रहे थे, प्राइवेट फर्म्स वगैरह में काम कर रहे थे, और अचानक से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आनन फानन उनको मौत की सजा भी दे दी जाती है। वो जेल में बंद थे। हिंदुस्तान में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, इसके ऊपर राजनीति कर रहा था। हालांकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का है, लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष एक मुद्दा इसे बना रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर सके। अब हो गया, डिटेल जो जजमेंट है वो बाद में आएगा, लेकिन मौत की सजा नहीं होगी, ये तय हो गया है। अब आगे का रास्ता क्या होगा, ये अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय कतर से बातचीत करके इसका निपटारा करेंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस हिसाब से मोदी सरकार ने हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, ये काबिल तारीफ है। जी, आखिरी खबर में बात दिल्ली पुलिस के अर्जी की। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में 6 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सागर शर्मा, नीलम आजाद, महेश कुमावत समेत अन्य आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। दिल्ली पुलिस ने बकायदा इसके लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की।
कोर्ट ने नीलम को उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की जानकारी दी और पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई 2 जनवरी तक आगे बढ़ा दी गई। अब एक और अर्जी दाखिल कर दी है दिल्ली पुलिस। देखिए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये जितने भी जो लोग पकड़े गए हैं बड़े शातिर हैं। एक तो सागर मिश्रा है लखनऊ वाला, उसके पास से एक डायरी मिली, 50 नाम है। इन लोगों ने किन किन लोगों से कांटेक्ट किया और ये दायरा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यवसाय, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई इंजीनियर है, तो कोई आंदोलन जीवी है, तो पता नहीं कौन कौन कहां से। और ये लोग मिले और 2 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो राज तो बड़े गहरे हैं और ये लोग इतने ट्रेंड हैं, इतने शातिर हैं कि पूछताछ में कुछ बता ही नहीं रहे, गोल गोल चीजों को घुमा रहे हैं। सबकी अलग अलग कहानी है, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, कौन मास्टरमाइंड है, कहां से फंडिंग हुई, किसने ये आइडिया दिया, किस वजह से आप कर रहे थे। तो ये जानने के लिए देश में कानून है कि आप इस तरह के जो गतिविधि में शामिल होते हैं उनका आप नार्को टेस्ट करें, पॉलीग्राफ टेस्ट करें। तो उसके तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लगा कि भाई अब ये टाइम आ गया है कि ताकि ये जो पूरा जो नेक्सस है, ये पूरा जो गैंग है, उसको ढूंढ निकालना है, क्या इनकी मंशा है। उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नार्को टेस्ट से ज्यादा खतरनाक और सच्चाई उगलवाने में ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो काम आता है। इस तरह के टेस्ट आपने देखा होगा, यूट्यूब पे उसका वीडियो भी मिलेगा आपको कि तेलगी का इन्वेस्टिगेशन हुआ या कसाब का इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसमें पूछा जाता है तो वो सब कॉन्शियस लेवल में वो सारी जानकारियां देता है। तो अब इन अपराधियों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा अगर कोर्ट अनुमति देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।